दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चल रहा है चुनाव, मतदान। ऐसे में पड़ोसी ड्रैगन कैसे चुपचाप बैठ जाता। भारत में लोकतंत्र और यहां के लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मतदान चीन के निशाने पर है। भारत में चुनाव को प्रभावित करने के लिए चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले सकता है। यह चौंकाने वाला खुलासा माइक्रोसॉफ्ट की एक रिपोर्ट में हुआ है। यह थ्रेट एनालिसिस रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट की माने तो चीन एआई का इस्तेमाल करके भारत के आम चुनावों पर असर डाल सकता है। अमेरिका की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है और इतनी बड़ी कंपनी की ओर से थ्रेट इंटेलिजेंस टीम जो है माइक्रोसॉफ्ट की, वहां से ये रिपोर्ट आई है तो उसको हल्के में तो कतई नहीं लिया जा सकता। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीन के जो साइबर समूह हैं वो भारत के आम चुनावों सहित सिर्फ भारत ही नहीं, बहुत सारे और ऐसे देश हैं जिन पर इस साल होने वाले चुनावों को निशाना बनाया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन की इस चाल में चीन के साथ साथ उत्तर कोरिया की भी भूमिका हो सकती है। जी हां, नॉर्थ कोरिया याद कीजिए, किम जोंग उन का देश, इसकी भी भूमिका हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल दुनिया भर में, खास तौर से भारत जिसमें चुनाव चल रहे हैं, यहां पर चुनाव प्रचार का शोर अपने चरम पर है। दक्षिण कोरिया इसके साथ साथ और अमेरिका, अब ये तीन ऐसे तो पूरे दुनिया में बहुत बड़े तबके यानी कि बहुत बड़े भू राजनीतिक हिस्से में इस साल चुनाव होने, लगभग 58 से 60% जो हिस्सा है वहां चुनाव होंगे। लेकिन इनमें से दो बड़े लोकतंत्र, एक दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र यानी कि अमेरिका और दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी कि भारत, और साथ ही साथ दक्षिण कोरिया, इन तीनों देशों को खास तौर से निशाना बना सकते हैं चीन के हैकर्स और साइबर समूह। किसकी मदद से? उत्तर कोरिया की मदद से। चीन करेगा क्या इसमें, जरा आपको ये बताते हैं। देखिए चीन क्या करेगा, एआई पर कंटेंट तैयार करना उसने शुरू कर दिया है। अब एआई किस तरह का कंटेंट तैयार करेंगे? एआई हैकर्स के लिए एक प्रमुख हथियार बनेगा। इसकी मदद से वो बहुत सारे ऑडियोज जनरेट करेंगे, बहुत सारी वीडियो क्लिप्स बनाएंगे, बहुत सारी मीम बनाएंगे। आसानी से इन ऑडियो वीडियो क्लिप्स के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। एआई की मदद से जानी मानी हस्तियों की आवाज़ बदलकर कोई खास संदेश सार्वजनिक रूप से शेयर किया जा सकता है। कोई खास वीडियो मॉर्फ करके सार्वजनिक रूप से जारी किया जा सकता है। बहुत सारे मीम्स बनाए जा सकते हैं जिससे किसी व्यक्तिगत राजनेता की, पॉलिटिकल पार्टी की छवि खराब हो। इस तरह के साजिश में जुटा हुआ है चीन और इस काम में वो मशगूल हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट बता रहा है कि इस साल जनवरी में ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने के लिए एआई कंटेंट का इस्तेमाल किया गया, यानी कि टेस्ट किया गया। चीन ने अपना ये पूरा जो मॉडस ऑपरेंडी है उसको बाकायदा टेस्ट भी किया और टेस्टिंग ग्राउंड बना ताइवान का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और फिर किसी दूसरे देश में हो रहे चुनाव में सरकार को प्रभावित या फिर उस जो भी वहां का चुनाव है, आम चुनाव को प्रभावित करने के लिए एआई जनरेटेड कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं। और ये कोशिश अब होगी भारत में भी। जैसा हमने आपको बताया, मीम्स, ऑडियो, वीडियो करने के लिए को तैयार किया जा रहा है, बाकायदा इस पर काम चल रहा है और फिर उन्हें सर्कुलेट करने के लिए भी एक पूरा का पूरा टूल किट बनाया जा रहा है ताकि चुनाव प्रभावित हो सके। अब ये चेतावनी जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आई है, उनकी थ्रेट एनालिसिस विंग की तरफ से आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि कुछ दिनों पहले बिल गेट्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी हुई थी और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को लेकर, उसके इस्तेमाल या फिर उसका मिसयूज को लेकर भी इस पर खास तौर से चर्चा हुई थी। तो भारत में अगर वाकई में एआई के थ्रू, और आप जानते हैं कि एआई के जरिए क्या क्या हो रहा है, डीप फेक के जरिए क्या हो रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन का क्या ताना बाना रचने का प्रयास किया जा रहा है, और अगर ऐसे में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हुई तो फिर आप समझ सकते हैं कि जो लोकतंत्र भारत में इतनी जड़ें जमा चुका है, पूरी दुनिया में जिसकी तारीफ होती है, इतनी गहरी जिसकी जड़ें हैं, उस लोकतंत्र को हिलाने का क्या ये प्रयास नहीं है? और अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? इस पर बातचीत करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ तारेश वर्मा साहब जुड़ रहे हैं, चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं CoRover.ai के, भारत जीपीटी जिसने बनाया है उस कंपनी के सीबीओ हमारे साथ। तारेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं प्रशांत माली साहब, साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर माली आपका भी हमारे शो पर। इनफैक्ट डॉक्टर माली, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं
कि कितना बड़ा थ्रेट आप देखते हैं, और क्या इस बात का अंदाज़ा हमें रहा होगा अगर माइक्रोसॉफ्ट की ये थ्रेट एनालिसिस हमारे सामने नहीं आती, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीन कुछ इस तरह की हरकतें करेगा? 100% हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। मोदी जी की जब डीप फेक वीडियो बनाई गई थी और जब तमिलनाडु में अलग-अलग जो डिसीज्ड लीडर्स हैं, उनके डीप फेक वीडियो बना के प्रचार का आगाज हुआ था, तो ये जाहिर था कि हर स्टेट में हर वो सीट पे डीप फेक का प्रयोग होगा। और चाइना जो है वो जियोपॉलिटिकल एडवांटेज के लिए इसका प्रयोग करेगी। और अब मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब ये जाती है इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर इलेक्शन कमीशन एक बेहतर रूल्स बना के एक बड़ी टीम सिर्फ एआई मॉनिटरिंग, एआई डीप फेक और जनरेटिव एआई मॉनिटरिंग के लिए अगर नहीं बनाती, तो हमें ऐसा लगेगा कि उन्होंने भारत के जो सिटीजन्स हैं उनके साथ में कोई जस्टिस नहीं किया। क्योंकि उन्हें चाहिए कि हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट में एआई वॉलंटियर्स हो, और जैसे जैसे ये फेक वीडियोस इनके नजर में आए, वो गूगल को पत्र या यूट्यूब मेटा प्लेटफॉर्म्स को पत्र लिख के इसे निकाले। इसकी अगर मैकेनिज्म अभी हम तैयार नहीं करते या तैयार नहीं हुई है, तो मैं समझूंगा कि कहीं ना कोई इलेक्शन रद्द होगा, और रद्द करने की मजबूरी इलेक्शन कमीशन पे और उस कैंडिडेट और कैंडिडेट के ऑपोजिशन में होगी, उस पर यह नामुश्किल जरूर आएगी। यानी कि आप कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में इलेक्शन कमीशन को अब सक्रिय हो जाना चाहिए। इनफैक्ट जिस दिन इलेक्शन कमिश्नर महोदय ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, उसी दिन उन्होंने कहा था कि जैसी हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी, अब हमारी जो जंग शुरू होगी वो होगी एआई के मिसयूज से, हमारी जंग शुरू होगी फेक न्यूज से, और इसमें हमारी पूरी टीम है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसमें इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम पहले से ही तैयारी कर चुकी होगी। बट ये थ्रेट क्योंकि बड़ा है, इसमें पूरे लोकतंत्र को चरमराने की कोशिश की जा रही है। तारेश साहब, क्या हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म है? इलेक्शन कमिश्नर महोदय स्वाभाविक रूप से वो भी चाहेंगे कि कोई भी गलती ना हो, लेकिन सवाल तो ये है ना कि इतना उभरता हुआ ये पूरा इकोसिस्टम है कि हमारे पास इतना तैयारी है या नहीं है उसको पकड़ने के लिए, उसको कॉन्फ्रंट करने के लिए। इस पर कई बार शक होता है। आप थोड़ा बताएं सर, हमारी तैयारी कैसी हो पाएगी? देखिए, तैयारी पूरी तरीके से तो नहीं है। हम्म। देयर आर सर्टेन कंट्रोल मैकेनिज्म्स जो हमें डालने होंगे, और उसमें एक एग्रेसिव पार्टिसिपेशन चाहिए होगा गवर्नमेंट का, एज वेल एज वेरी रिस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेशन फ्रॉम सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत छोटी छोटी 2-3-4 चीजें हैं जो हमें इमीडिएटली हम इसको डाल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम अपने जेन एआई सॉल्यूशंस में एक हाइजीन, एक डिसिप्लिन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर एक तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत बड़ा एक मुद्दा होता है। दूसरा, रेफरेंसिबिलिटी ऑफ द कंटेंट इज समथिंग विच मस्ट कम इन एवरी पोस्ट। एक हर सोशल, बेशक वो सोशल मीडिया पोस्ट क्यों ना हो, पर उस सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर एक रेफरेंसिबिलिटी का एक आइटम हमें मैंडेट करना चाहिए, हमारी सरकार को मैंडेट करना चाहिए, जिससे कि वो उसकी एक ऑडिट ट्रेल क्रिएट की जा सके, उसको स्टैब्लिश किया जा सके। हमारे अभी पॉलिसीज दे आर नॉट इन प्लेस होलिस्टिकली, लेकिन ये एक ऐसा एक मौका है जहां पर एक लोकतंत्र, एक डेमोक्रेटाइज एनवायरनमेंट को सेटअप किए जाना है। तो उसमें किसी भी अनडेमोक्रेटिक कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट की यहाँ पे जरूरत या उसकी जगह नहीं है। इट हैज टू बी रिमूव्ड, इट हैज टू बी टेकन आउट। तो 2-3-4 चीजें, जैसे कि गवर्नमेंट जितनी जल्दी पॉलिसी मेकिंग लेकर के आ सके इन टर्म्स ऑफ establishing the accountability on social media organizations to establish the authenticity of the post. दूसरा, government agencies, they also get geared up themselves in terms of approving those handles, those accounts. वो एक important subject हो जाता है। And to establish the content of the post itself, कहाँ से वो आ रहा है, कहाँ से उसकी रेफरेंसिबिलिटी उठ रही है,
सिटीजन टू सिटीजन सिनेरियो में, वो इम्पोर्टेंट है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि किसी गांव के कुएं में जो पानी जहाँ का लाइफलाइन है, अगर उसमें जहर मिला दिया जाए तो सबको मालूम है कि कि वो नहीं सर्व किया जा सकता। तो उस तरह की सिचुएशन में अगर कोई एक्सट्रीम सिचुएशन होती है तो थोड़े समय के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हो सकता है ठंडे बस्ते में भी जाना पड़े और जाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ रियली entertaining these stupid stories and stupid undesired posts on social media. एब्सोल्युटली। और इसके लिए थोड़ा सा आपको लोगों को साइकोलॉजिकली भी तैयार करना पड़ेगा कि लोग ये समझें, लोग शक करना शुरू करें। होता क्या है, एक कंटेंट आता है बगैर ये सोचे समझे जाने कि इस कंटेंट का सोर्स क्या है। हमारे पास ये वीडियो, ये मीम, ये जो भी कंटेंट आ रहा है, टेक्स्ट फॉर्म में आ रहा है, ऑडियो में आ रहा है, वीडियो में आ रहा है, इसको आगे बढ़ाने से पहले 4 बार सोचना होगा। और अभी आप डीप फेक की बात कर रहे हैं, अभी तो फेक न्यूज़ के खिलाफ ही मुहिम जो है वो पूरी परवाह नहीं चढ़ पाई है। अभी तो सामान्य फेक न्यूज़ पर लोग अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, या जो डिज़ायर्ड रिएक्शन होना चाहिए। डीप फेक तो छोड़ दीजिए, अभी तो टास्क मैमथ है। लेकिन डॉक्टर माली, आप एक लॉयर भी हैं सर, आप समझते हैं, हम जानते हैं इस समय क्योंकि इलेक्शन मोड में पूरा देश, बहुत ज़्यादा तंत्र नहीं होगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एक तंत्र जो भी है इलेक्शन कमीशन के पास, वो पूरा का पूरा चैनलाइज्ड है, सिंक्रोनाइज्ड है। तो एक मौका भी है कि अगर इलेक्शन कमीशन फ्रंट पर आकर मुहिम छेड़ दे तो शायद बात बन जाए। थोड़ा सा कानूनी हिसाब से समझाइए कि कितनी संभावनाएं हैं हमारे पास और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इस समय हमारे पास। जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है, सारी पावर जो होती है वो इलेक्शन कमीशन के पास आती है। इलेक्शन कमीशन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्शन को मैनेज करने के लिए रूल्स बना सकती है, और उस रूल्स के तहत ये जितना भी फेक वीडियो या एआई से बने हुए ऑडियो आएगा, ऑडियो वीडियो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आ सकती है, इन्हें निकालने की भी ये रूल्स बना सकते हैं। निकालने के लिए भी एक गुंजाइश रख सकते हैं और ये रूल्स बना के को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये एक वर्जन है। दूसरा वर्जन जो है वो इन्हें भी कुछ इनकी धनराशि जो है वो अवेयरनेस पे फैलाना चाहिए, और अवेयरनेस ऐसा हो जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में हो, जो कि ग्रामीण भाषा जो भारत की है, अलग अलग भाषाएं हैं, उसमें हो। तो इससे क्या होगा कि दो फायदे हमारे। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो वीडियोस हैं हमारे, उससे ये आइडेंटिफाई करके फॉरवर्ड नहीं करेंगे। दूसरी चीज है जो जिसे हम कहते हैं लायर्स डिविडेंड ये होता है कि अगर पॉलिटिशियन सचमुच कुछ गलती कर रहा है और फिर वो बता रहा है कि ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किया है, मतलब वो फेक न्यूज या फेक वीडियो के मत्थे मार देता है, फिर भी वो अवेयर रहेंगे कि ये फेक नहीं था, ये ओरिजिनल था और हमें ये मानना है। तो इस दो ट्रेनिंग करने से क्या होगा कि दोनों तरीके से जो सिटीजन्स है, हमारे वोटर्स है, वो इससे बचे रहेंगे। और ये तुरंत कर देना चाहिए, हर जगह वोटिंग जहां जहां करना है, और सब कैंडिडेट्स को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए कि इसके प्रति अवेयरनेस, उनके जो कैंपेनिंग फंड है उसके अगर कोई परसेंटेज, अगर ऐसा कोई रूल ला पाता है कि इतना परसेंटेज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले वीडियो ऑडियो के खिलाफ आपको अवेयरनेस के लिए डालना है, 2%, 3%, 4%, मैं सोचूंगा ये सबसे बड़ी पहल होगी। और इससे मास अवेयरनेस जो इलेक्शन के पहले नहीं फैला, मतलब जो हम कर पाए वो इलेक्शन के दौरान कर पाएंगे। एब्सोल्युटली सर, एंड विद दैट हम थैंक्स करना चाहेंगे डॉक्टर माली का। डॉक्टर माली, आपको जाना भी है, मैं इसलिए थोड़ा आपसे विचार विमर्श करके आपको फ्री कर रहा हूं सर। थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। और मैं अब चर्चा को आगे ले जा रहा हूं तरेश वर्मा जी के साथ। तरेश जी, देखिए, थ्रेट कॉमन है और थ्रेट बड़ा है। क्या ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप ग्लोबली भी डील करते हैं, क्या एक ग्रैंड कोलैबोरेशन का वक्त आ गया है? यूएस को डायरेक्ट थ्रेट दे रहा है, ये रिपोर्ट बता रही है। साउथ कोरिया इतना बड़ा टेक्नोलॉजी जायंट है, उसको थ्रेट है, उसके चुनाव प्रभावित हो सकते हैं, और ऑफ कोर्स इंडिया है ही। क्या ये तीनों मिलकर एक ग्लोबल लेवल पे एक बड़ा अलायंस बना सकते हैं इस तरह के खतरों से निपटने के लिए? क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाता है ये मौका? आपके सवाल में आपका जवाब है। यू सो ब्यूटीफुली सेड, ग्लोबल है ये प्रॉब्लम, किसी एक देश की या किसी एक सब्जेक्ट की या किसी एक आदमी की ये प्रॉब्लम नहीं है।
technological challenge has to be countered with technological answers. हमारा जो सक्सेस छिपा होगा ये टेक्नोलॉजी में ही छिपा होगा, और उसको हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करा पाएंगे वो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव विल पावर होगी। ये दो चीजें हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी एडमिनिस्ट्रेटिव भी हम लोग अभी हमारी सरकारें या हमारे रेस्पेक्टिव जो हमारी सरकारें हैं वो अभी इस चीज को फॉर्मुलेट नहीं कर पाई हैं। अभी इस सब्जेक्ट का डेमोक्रेटाइजेशन होना बाकी है, अभी इस सब्जेक्ट का फुल फ्लैश्ड यूज होना बाकी है। अभी तो हम लोग एक्चुअली एंटरप्राइज यूज केसेस पर सोच रहे थे कि या उन पर अभी बेस्ट हैं सभी कंपनीज और बिजनेस एंटरप्राइजेस कि किस तरीके से इसको कंस्ट्रक्टिवली पॉजिटिवली यूज किया जाए इस टेक्नोलॉजी को। लेकिन अभी बीच में ये भी आ गया जहां पर आप इसका साइड इफेक्ट देख पा रहे हैं। अब इस साइड इफेक्ट को वीड आउट करने के लिए देयर हैज टू बी एन इंटरिम एंड इमीडिएट readiness required at the federal agencies level, which is definitely required on an immediate basis. तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि it has to be a global level collaboration in terms of technology as well as in terms of executing the policies to regulate such nuances. एब्सोल्युटली। तो ये वक्त है बड़े कदमों का। अब ये कदम किस तरह के होंगे, इंडिविजुअल लेवल पर अवेयरनेस ये तो चलती रहेगी, और जैसे जैसे क्योंकि ये एक इवॉल्विंग थ्रेट है, एक इवॉल्विंग इकोसिस्टम है, इसलिए शुरुआत में ज़रूर ऐसा लगेगा कि एजेंसीज डाल हैं तो फ्रॉडस्टर्स और इस तरह के जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो लगातार काम करते रहते हैं, और एंड हु नोज़ कि इसमें चाइना की गवर्नमेंट ही शामिल हो या इसमें नॉर्थ कोरिया डायरेक्टली इसमें शामिल हो, ये बाद में पता चलेगा। बट स्टिल ये थ्रेट क्योंकि साझा है, इसलिए ग्लोबल कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की बहुत बड़ी दरकार है। ये कब होगा, कैसे होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कम से कम आज जो यहाँ से बात गई है कि इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान ले और इस पर अपनी तैयारियों को और पुख्ता करे, कम से कम इसकी ज़रूरत तो महसूस होती है, ताकि हम सब लोग बिना किसी शक और शंका के अपने लोकतंत्र को मजबूत करने का जो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं उसको हम जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तरेश साहब, आपने वक्त निकाला, महत्वपूर्ण जानकारियां दी, थैंक यू सो मच। इसी के साथ